वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिस्कस कराती हूँ। यहाँ पर आज हम लोग यूनिट 1 से रिलेटेड जे कृष्णमूर्ति के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जे कृष्णमूर्ति की जो बायोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, उनका जन्म हुआ था 11 मई 1895 पर, और कहाँ पर हुआ था? मादन पैले पर हुआ था। ठीक है, ये एक स्मॉल विलेज था साउथ इंडिया पर, वहां पर 11 मई 1895 पर उनका जन्म हुआ था। His father was an official in the revenue department of the colonial administration and the Krishnamurti was one of 5 children। मतलब उनकी जो भाई बहन थे वो 5 भाई बहन थे, उनमें से कृष्णमूर्ति एक थे। ठीक है, आफ्टर इज रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक सर्विस हिज फादर ऑफर्ड हिज सर्विस टू द फिजियोफिजिकल सोसाइटी इन चेन्नई। मतलब पहले जे कृष्णमूर्ति एक पब्लिक सर्विस पर काम करते थे, मगर वहां पर रिटायरमेंट होने के बाद उनकी फादर ने उनको ऑफर किया कि फिजियोफिजिकल सोसाइटी पर काम करना। J. Krishnamurti was brought to England by Annie Besant and educated by her. She proclaimed him the Messiah and set up an organization। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बिफोर डेथ, मतलब उनकी डेथ से पहले, ही ट्रैवल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड को उन्होंने ट्रैवल किया था, and talking to large audience and individuals about need for a radical change in mankind। मतलब जो सिटीजन है, जो पीपल होती है, उनके अंदर कैसे चेंज होना चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए, उसके बारे में उन्होंने बताया था। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड टूर किया। वर्ल्ड टूर करने से क्या हुआ कि हर एक इंसान के बारे में उनको पता चला। अब इंसान को कैसे खुद को चेंज करना है उसके बारे में उन्होंने बताया था। ही डाइड ऑन 17 फेब 1986। क्लियर? अब चलिए, अब उनकी फिलोसफी के बारे में स्टडी करेंगे। कृष्णमूर्ति वाज अ फिलोसोफर हुज पैशनेट सर्च फॉर द गुड सोसाइटी। मतलब उनका जो फोकस था वो यही था कि सोसाइटी को अच्छा बनाना है, तो गुड सोसाइटी उनका मेन फोकस था। was not grounded in any particular religious or philosophical tradition। मतलब उनका मानना था कि एक गुड सोसाइटी के लिए हमें कोई रिलीजियस की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी फिलोसफी की जरूरत नहीं है। ठीक है, he did not seek to follow any specific path from bringing about the goodness in both individual and society। that means जे कृष्णमूर्ति का ये मानना था कि एक इंडिविजुअल को अच्छा बनाने के लिए या फिर सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर या सर्टेन थिंग्स की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी रिलीजियस कोई रिलीजियस या फिर कोई पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, दैट मीन्स आप कह सकते हो जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, जो इंडियन फिलोसॉफी है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फिलोसॉफी या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजियस हमें अच्छा नहीं बना सकता। In his pursuit of the good society, Krishnamurti emphasized the individual relationship to society। तो उनका क्या मानना था कि सोसाइटी को अगर अच्छा बनाना है तो हर एक इंसान के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना होगा। अगर सभी के साथ सभी का एक अच्छा गुड रिलेशन होगा, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, दोनों को समझ सकेंगे, तभी एक अच्छा सोसाइटी बन सकता है। राइट? कृष्णमूर्ति डिस्कम्फर्ट विद द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर stemmed from his understanding of human condition, wherein no one is truly happy, but ensured within a physiological world of sorrow, jealousy, pain, anger, envy, and troubled relationship। उन्होंने ये देखा था कि अभी की सोसाइटी में कोई भी खुश नहीं है। ठीक है, कोई भी कंफर्टेबली नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर दुख ज्यादा है, क्योंकि
जेलासी है क्योंकि एक प्रोग्रेस कर रहे हैं और उस प्रोग्रेस को देख के हम जेलस हो रहे हैं, एंगर है, पेन है, किसी न किसी वजह से। अब वही वजह क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है। अगर मेरी कोई दोस्त प्रोग्रेस कर रही है, अब मैं उस प्रोग्रेस को देखकर जेलस हो रही हूँ और उसके साथ जो रिलेशन अच्छा था वो मैं तोड़ रही हूँ, ठीक है, तो एक पेन हुआ, एक सॉरोनेस आ गई। तो ये सभी क्या हुआ कि एक रिलेशनशिप मेरी ठीक नहीं है, गुड रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज ऑफ द जेलसी, एंगर, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। ट्रूथ इज अ पाथलेस इन लैंड, ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस को उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। मैन कैन नॉट कम टू इट थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू एनी क्रीड, थ्रू एनी डॉगमा, priest or ritual, nor do any physiological knowledge or psychological technique। मतलब अगर हम ये कहें कि सभी को एक साथ हार्मोनी के साथ, यूनिटी के साथ रहना है, तो ये हार्मोनी कोई भी साइकोलॉजिकल टेक्निक, फिजियोलॉजिकल टेक्निक से काम नहीं चलेगा। He has to find it through the mirror of the relation। उन्होंने जो सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है रिलेशनशिप। अगर हम हार्मोनी से रहना चाहते हैं या फिर अगर हम यूनिटी से रहना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। कैसे रिलेशनशिप को अच्छे से बना सकते हैं हम लोग? थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज ओन माइंड, थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड नॉट थ्रू द इंटेलेक्चुअल एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्टिव डिसेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स कि हम जो भी देखेंगे, जो भी ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको हमें ठीक से समझना है पहले। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज देखते हैं तो उसको एजम्पशन कर लेते हैं और इमेजिन कर लेते हैं कि ये हो सकता है। तो देखिए, ये जो हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि ये मे बी ये हो सकते हैं, मे बी नहीं भी हो सकते हैं ना, तो ये जो इमेजिनेशन है ये गलत हो जाती है। तो पहले आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक से उसको समझिए, ठीक है, और आपकी माइंड पर कौन सी कंटेंट चल रही है उसको पहले समझिए। दैट मीन्स खुद को पहले समझना होगा। आप दूसरों को गलत प्रूफ मत करके पहले खुद को समझो कि खुद की माइंड पर कौन सी कंटेंट चल रही है। मैं कह रही हूँ मैं जेलस नहीं हूँ, मगर मेरे अंदर जेलसी है, तो ये क्या हुआ, मेरे माइंड पर या फिर मेरे अंदर कौन सी इमोशन चल रही है ये मुझे ही नहीं पता। तो पहले खुद को अंडरस्टैंड करो। दिस इज एज ट्रू इन एजुकेशनल मैटर एज इट इन द रिलीजियस वंस। Modern education is so obviously failing to solve the world's problem, is so rightly criticized for not meeting society's aspiration, and is so clearly unable to prepare people for the fundamental challenge of living। मतलब अभी की सिचुएशन पर क्या हो रही है कि वर्ल्डली प्रॉब्लम को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा टेंस में हैं। अब इस वर्ल्डली प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर रिलीजियस, कोई पर्टिकुलर फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, मगर इससे क्या हो रही है कि जो सोसाइटी की नीड्स है वो नहीं फुलफिल हो रही है। जो हम लोग मतलब अच्छे से जीना चाहते हैं वही, मतलब जो फंडामेंटल, जो बेसिक मतलब जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है वही फुलफिल नहीं हो रही है, मगर हम लोग वर्ल्डली प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फिलोसफी है पर्टिकुलर, कोई रिलीजियस को लेके आ रही है, इन सारी चीजों को हम लोग लेके आ रहे हैं, मगर ये सभी चीज अनेबल है कंफर्टेबली लिविंग करने के लिए। क्लियर? इफ योर हार्ट फील्ड विद लव, अगर आपके अंदर, ठीक है, लव से भरा हुआ है, then there is no need to search any god more। मतलब आपको तब गॉड को ढूंढने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स फिलोसफी को फोकस करें कि जिसकी फिलोसफी पर है गॉड है या नहीं है, ऐसे करके एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मगर कृष्णमूर्ति ने कहा कि आपके अंदर अगर लव है, आप ये लव को स्प्रेड कर सकते हो, तो गॉड को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज लव इज गॉड। तो उन्होंने गॉड किसको माना है? लव को माना है, ठीक है। The true meaning of life can be made understood to man by education alone।
and it is by education that a man on the wrong path can be brought on the right path. मतलब उन्होंने कहा है कि अगर लाइफ को ट्रूली जीना है तो आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही एजुकेशन, अगर आप रॉन्ग पथ पर चले जा रहे हो तो यही एजुकेशन आपको राइट पथ पर ट्रैक कर लेगा। ठीक है, अब मेटाफिजिक्स, जिसको तत्व मीमांसा कहा गया है, जे कृष्णमूर्ति ने बिलीव करते थे कि इज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ मैन एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो बिलीव्ड इन गॉड एट द सेम टाइम, बट हिज गॉड इज नॉट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय डिफरेंट रिलीजियस। इन हिज बिलीफ लव इज गॉड। देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिए। जे कृष्णमूर्ति मैन को भी मानते हैं, फिजिकल को भी मानते हैं, ठीक है, फिजिकल जो वर्ल्ड है उसको भी मानते हैं और स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। फिजिकल को क्यों मानते हैं? क्योंकि वर्ल्ड पर जो एग्जिस्ट है उसको मान के चलते हैं वो। अब उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की मतलब क्या हो जाती है? गॉड हो जाती है। मगर यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ही है कि जे कृष्णमूर्ति गॉड का मतलब कोई रिलीजियस नहीं है। जी कृष्णमूर्ति के अनुसार यही है कि गॉड का मतलब कोई रिलीजियस मैं यहाँ पर लेके नहीं आ रही हूँ। गॉड वही होगा जो आपके अंदर की लव है, जो प्रेम है आपके अंदर, वही आपके लिए गॉड है। मतलब यही गॉड कोई भी रिलीजियस को नहीं लेके आ रहे, ना तो कोई हिंदुइज्म, कोई बुद्धिज्म, कोई इस्लामिक, कोई भी रिलीजियस को वो लेके नहीं आ रही है। वो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, मगर वो गॉड क्या होगा? आपके अंदर की प्रेम होगा। और फिजिकल वर्ल्ड को मानते हैं क्योंकि वर्ल्ड में हमें रहना है, सोसाइटी में रहना है, एक अच्छा बॉन्ड के साथ, एक अच्छा रिलेशन के साथ, तो दैट वाइज वो फिजिकल वर्ल्ड को भी मानते हैं। He did not believe any predetermined truth, मतलब पहले से ही आप ये मान के चल रहे हो कि कोई अल्टीमेट ट्रूथ है, तो ये जो सो कॉल्ड प्रीडिटरमाइंड ट्रूथ होती है वो उनके ऊपर फोकस नहीं करते, उनको नहीं मानते। इन हिज व्यू ट्रूथ इज नॉट व्हाट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या पहले एग्जिस्ट था वो ट्रूथ नहीं है, बट ट्रूथ इज दैट विच क्रिएट परसेप्शन ऑफ व्हाट एग्जिस्ट। दैट मीन्स कि आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे जो एग्जिस्ट है वो ट्रूथ है। मतलब आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि पहले स्लाइड पर हम लोग ये स्टडी किए थे कि आपकी ऑब्जर्वेशन को आपको समझना होगा, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगा वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन से आएगी। तो वही परसेप्शन से आप क्या समझ रहे हो, क्या एग्जिस्ट है, दैट इज ट्रूथ। मैन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्स एंगर, तो मैन को क्या समझना है? मैंने ये कहा था, खुद को, खुद के माइंड पर क्या चल रही है उसको समझना होगा। तो खुद की माइंड पर जो एंग्री, क्रुएलिटी, वायलेंस, पेसिमिज्म, पीटी, सफरिंग है ना, इन सभी चीजों को समझ के इसको रिड्यूस करना है। तभी हर एक इंसान, हर एक पीपल अच्छे से जी सकेंगे खुद की लाइफ को। अगर किसी भी इंसान की प्रोग्रेस को हम लोग जलासी से ना लेके हम लोग एप्रिशिएट करेंगे, देखना वही इंसान आपकी प्रोग्रेस पर भी एप्रिशिएट करेंगे। तो क्या होती है? एक अच्छा रिलेशन बन जाती है। अगर सपोज कीजिए मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ किसी भी एक इंसान की प्रोग्रेस को लेके, तो मेरी वो एटीट्यूड पर आ जाएगा। अब वो सोचेंगे कि हम लोग तो अच्छे दोस्त थे, वो मेरी प्रोग्रेस से जेलस हो रही है, मैं उससे बात नहीं करूंगी। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो गई। उसके साथ साथ दोनों के अंदर एक एंगरनेस आ गई। मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, वो भी गुस्से में आ जाती है। तो रिलेशनशिप क्या हो रही है? ब्रेक हो जा रही है। यही तो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना होगा? हमें एप्रिशिएट करना होगा। हमें प्रेम, जो हमारे अंदर की जो प्रेम है उसको स्प्रेड करना होगा। ब्रदरहुड रिलेशनशिप हम लोग कहते हैं मगर अप्लाई नहीं करते, मगर उसको अप्लाई करना है। ब्रदरहुड, यूनिटी, हार्मोनी, ये सब तभी आएगा जब हमारे अंदर की प्रेम हम लोग सबको स्प्रेड करेंगे। इन हिज व्यू ह्यूमन लाइफ इन इटसेल्फ
is an uncommon literacy. He did not believe any theory of karma. तो देखिए उन्होंने कहा कि कर्मा के ऊपर वो बिलीव नहीं करते क्योंकि ह्यूमन जो लाइफ है वो एक अलग लिटरेसी है, वो कर्मा से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है. He argued that the theory of karma binds us in limits. हमें कुछ लिमिट से बांध देती है ये कर्मा. While man should work on basis of his consciousness free from any type of limitation of binding. मतलब देखिए अगर हम लोग एक बच्चे को कहेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कर्मा को मैं बाद में समझाऊंगी, अब एक एग्जाम्पल से समझिए पहले. अगर कोई बच्चा है, अगर मैं कहूंगी ये मत करो वो मत करो, ठीक है, मैं उसको डरा रही हूँ ये करोगे तो बुरा होगा, तुम्हें डांट मिलेगा, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो नहीं करेंगे. तो उसका जो कार्य है, ठीक है, उसकी जो एक्शन है वो एक लिमिटेशन पर बाइंड हो चुकी है क्योंकि वो जानते हैं या फिर जानती है कि अगर मैं इस बाउंड्री से बाहर जाके काम करूंगी तो मुझे पनिश मिलेगा. ठीक है, मगर उसको उस बच्चे को मतलब एबिलिटी है उस बाउंड्री से जाके काम करने का, मगर मैं क्या कर रही हूँ या फिर कोई क्या कर रहे हैं कि उसको बांध दे रहे हैं, बांध कर रख रहे हैं कि वो उस बाउंड्री से नहीं जा सकता. ठीक है, अब देखो ये कर्मा भी वैसे ही होती है. कर्मा थ्योरी पर ये बोला जाता है कि अगर तुम गलत काम करोगे या फिर ऐसा कोई काम करोगे जो कि ठीक नहीं है तो आगे जाके तुम्हें उसके ऊपर बेस करके कुछ इफेक्ट आ सकती है. तो हमें डरा रहा है वो कर्मा, हमारे अंदर एक अल्टीमेट पावर है. ठीक है, सॉरी अल्टीमेट नहीं, अनलिमिटेड पावर है. तो यही अनलिमिटेड पावर से हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, मगर यही कर्मा हमें एक लिमिटेशन पर बांध दे रही है. तो यही जो लिमिटेशन है इसको तोड़ना चाहता है कृष्णमूर्ति. इसलिए कहा कि उन्होंने कर्मा थ्योरी पर बिलीव नहीं करता क्योंकि कर्मा को अगर हटा देंगे तो हर एक इंसान उस बाउंड्री से बाहर जाके बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग एपिस्टेमोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, जिसको ज्ञान और तर्क मीमांसा कहा जाता है, और मेटाफिजिक्स को तत्व मीमांसा कहा जाता है. ठीक है, अच्छा, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है? नॉलेज है. तो नॉलेज पर साइंटिफिक, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल, ये 3 नॉलेज को डिवाइड किया है जे कृष्णमूर्ति ने. He has placed that knowledge under scientific knowledge which is based on the analysis of fact. जो चीज हमारी सराउंडिंग पर हो रही है उसको अगर एनालिसिस करना है तो हमें साइंस की जरूरत पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव नॉलेज विच इज रिलेटेड मैन इंटर रिलेशनशिप विथ नेचर. मतलब आप नॉलेज को कलेक्ट करना चाहते हो मगर आप खुद से कैसे सारे नॉलेज कलेक्ट करेंगे? देखना, मैं कुछ जानती हूँ, आप कुछ जानते हो. ठीक है, अगर हम लोग सभी मिलके, सभी बच्चे, जितना सब्सक्राइबर है मेरा, सभी एक साथ बैठ के अगर किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे जो नॉलेज है हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर होगा. तो हम लोग क्या करेंगे? सभी नॉलेज को कलेक्ट करेंगे. तो ये जो कलेक्टिव नॉलेज है वो मैन इंटर रिलेशनशिप से ही तो बनती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल नॉलेज विच इज रिलेटेड टू इनर सेल्फ ऑफ मैन. अब इंडिविजुअल है तो आपकी नॉलेज होगा, खुद की नॉलेज होगा. इन हिज व्यू any type of knowledge is attained by intellect and true knowledge is attained when intellect become unprejudiced. तो उन्होंने जो prejudice है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा आप इंटेलेक्चुअल से, आपकी बुद्धि से आप काम लीजिए, आप बुद्धि से आप नॉलेज गेन कीजिए. जो भी साइंटिफिक नहीं है, जो प्रिजुडिस नॉलेज है, सॉरी, जो प्रिजुडिस नॉलेज है उसको आप हटा दीजिए, अनप्रिजुडिस नॉलेज को आप लेके चलिए. ठीक है, तो अनप्रिजुडिस नॉलेज के ऊपर उन्होंने फोकस किया, साइंटिफिक नॉलेज को उन्होंने गेन करने को कहा.
He has further clarified that true knowledge symbolizes the internal existence. It is the guide to life and it can be got by consciousness. मतलब जो नॉलेज आपको साइंटिफिक से मिल रही है, जो नॉलेज अनप्रिजुडियस है, वही नॉलेज क्या करेगा, आपकी जो अंदर की एग्जिस्टेंस है उसको गाइड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स, जिसको कहा गया है मूला और आचर मीमांसा. J. Krishnamurti preached people for internal development beside external development, in which there would be not any external show. It would be simple, it would be devoted to desire, it would be satisfied, it would not have any enmity, it would have love, it would not have any violence, it would have a cooperation, it would possess love for the whole of mankind in place of religious hypocrisy. तो देखिए, जे कृष्णमूर्ति बहुत पहले से बोली आ रही है कि जो एंगरनेस है, जो आपकी अंदर की जो क्षोभ है, उसको आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तोड़ना होगा. ठीक है. अब कौन सी चीज को आप स्प्रेड करेंगे, आप स्प्रेड करेंगे लव को, आपके अंदर के प्रेम को. इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा जिसके ऊपर फोकस किया वो है इंटरनल डेवलपमेंट. तो आपके अंदर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको डेवलप करना होगा. ठीक है. नॉट ओनली सेटिस्फैक्शन, आपके अंदर की जो डिजायरनेस है उसको डिवॉइड करना होगा. आपके अंदर कोई भी एनिमी रिलेटेड फीलिंग नहीं रहेगा, आपके अंदर सिर्फ लव प्रेम रहेगा, आपके अंदर कोई भी वायलेंस नहीं रहेगा, आप सिर्फ कोऑपरेशन से काम चलाएंगे. ठीक है. एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे. इट वुड क्रिएट सच अ सोसाइटी. कृष्णमूर्ति ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि इन विच पीपल विल नॉट बी डिवाइड on any basis of caste, religious, society, culture or country. Rather, they all will be united on basis of love. That means, उनका मानना था कि ऐसा सोसाइटी मत बनाओ जहां पर रिलीजियस होगा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये क्या है, ऐसी सोसाइटी नहीं बनती. हम लोग सभी एक साथ रहेंगे, हम लोग सभी इंसान हैं. आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, ऐसे नहीं चलेगा. हम लोग सभी इंसान है ना, इंसान की तरह रहेंगे. एज ए ह्यूमन बीइंग सोचो, रिलीजियस मत सोचो. आप कौन से रिलीजियस से बिलोंग करते हो, ये कैसा क्वेश्चन है भाई. हम लोग सभी ह्यूमन है, हम लोग सभी एक इंसान है, तो इंसान की तरह रहना चाहिए. इंसान के साथ कोऑपरेशन से काम चलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या करना होगा, कास्ट नहीं आएगा, रिलीजियस नहीं आएगा. कास्ट रिलीजियस क्यों आएगा, हम लोग सभी तो इंसान हैं. इंसान की तरह इंसान एक दूसरे के साथ अगर हाथ पकड़ के चलेंगे तो सोसाइटी में कितना प्रोग्रेस करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली कितना प्रोग्रेस करेंगे. राइट. इसीलिए उन्होंने कहा कि यूनिटी से काम करना चलेगा. वो यूनिटी आएगी किसमें, लव से आएगा. अब होगा एजुकेशनल फिलोसफी. एजुकेशन इज नॉट merely acquiring knowledge, gathering and correlating facts. तो उनका मानना है कि एजुकेशन सिर्फ हम लोग ये नहीं करेंगे, कोई फैक्ट्स को हमें गैदर करना है, मतलब सिर्फ पढ़ना है, पढ़े जाओ, बुकिश नॉलेज को गेन करो, ये नहीं है एजुकेशन. इट इज टू सी दैट सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एज ए होल. एजुकेशन हेल्प अस टू डिस्कवर लास्टिंग वैल्यूज सो दैट वी डू नॉट merely क्लीनिंग आउट टू फॉर्मूलाज और रिपीट स्लोगन्स. मतलब आप एनालिसिस करो, जो भी फैक्ट्स आपको ऑब्जर्व हो रही है ना, उसको एनालिसिस करो. एक फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला को सालों से सब रिपीट कर रही है, ये मत करो, क्योंकि वो फॉर्मूला गलत भी तो हो सकती है आज की सिचुएशन पर.
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंस करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। इसके थ्रू क्या होगा, जो नेशनल एंड सोशल बैरियर्स है वो तोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए जो सतीदाह प्रथा था, जो बाल्य विवाह था, वो तो एक सोसाइटी के फॉर्मूला था ना कि ये चीज होगा, ये रूल्स है, ये करना ही है। मगर हम लोग एनालिसिस किए, राजा राममोहन राय ने क्या किया, राजा राममोहन राय ने इसको एनालिसिस किया, ये कैसा रूल्स है, ये तो प्रेजुडिस है। तो अगर इसको एनालिसिस नहीं किया जाता तो ये रूल्स अभी भी चालू होगा, राइट। तो पहले जो रूल्स था वो रूल्स अभी भी चल रही होती थी, मगर अभी तो नहीं है, क्योंकि वही बैरियर्स को, वही प्रेजुडिस को हम लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने एनालिसिस किया ये प्रेजुडिस है, इसको हमें नहीं कंटिन्यू करना, इसको तोड़ देना है। ठीक है, he believes that the development of such a total human being, मतलब all round development करना है। और consciousness of man, उन्होंने देखिए बार बार बोला जा रहा है कि उन्होंने फोकस किया consciousness of man के ऊपर, who is perfect from external and internal viewpoint, मतलब अब external भी देखो, internal भी देखो। ठीक है, he believe in such development of integrated man who is capable of living the life fully, मतलब खुद की लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, जो वही एक इंटीग्रेटेड पर्सन हो सकती है। उन्होंने साइंटिफिक माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए कहा है। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर क्या है, लव है। ठीक है, साइंटिफिक से काम लेना होगा, और माइंड का मतलब क्या होगा कि आपकी अंदर की सोचना, आप जो सोच रहे हो, एंगरनेस, वायलेंस को रिड्यूस करना होगा। ठीक है, इसको डेवलप कीजिए। कृष्णमूर्ति एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया, रिसर्च वर्क के ऊपर फोकस किया। करिकुलम कैसा होना चाहिए, वर्किंग एफिशिएंसी, मतलब जैसा करिकुलम होगा उस करिकुलम से इन द फ्यूचर हम काम कर सके। ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम शुड बी एनकरेज द पेट्रियोटिज्म। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर की पेट्रियोटिज्म को अवेयरनेस करना होगा, जागरूक करना होगा। करिकुलम शुड गिव द नॉलेज ऑफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज करिकुलम देगा। करिकुलम शुड एनकरेज द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च, करिकुलम एनकरेज करेगा हर एक स्टूडेंट को जो कि रिसर्च के लिए एक इंटरेस्ट दे सके। करिकुलम शुड डेवलप द सेल्फ एक्सप्रेशन एबिलिटी इन द स्टूडेंट्स, मतलब खुद को एक्सप्रेस कर सके, जो वो सोच रही है, जो उसके थिंकिंग प्रोसीड्यूर है, उसको एक्सप्रेस कर सके। करिकुलम शुड एनकरेज द नेशनल इंटीग्रिटी एंड हार्मोनी, पूरे नेशन को एक साथ देखना चाहते हैं वो। टीचर शुड यूज इंटरैक्टिव रिसोर्सेज और मेथड्स व्हाइल ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम। करिकुलम में करिकुलम को ऐसा हमें ट्रांसफर करना होगा जहां पर रिसोर्सेज एंड मेथड्स इंटरैक्टिव हो सके। ठीक है, करिकुलम एनकरेज कर सके स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को, करिकुलम डेवलप कर सके एस्थेटिक प्रेस को। सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जो कि डिस्कशन मेथड हो सके, मतलब ऐसा कंटेंट थ्रो करो जिसके थ्रू स्टूडेंट डिस्कस करे, जिसके थ्रू वो एक्टिव रह सके। स्टूडेंट शुड हैव द फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली हर एक काम कर सके। तो जे कृष्णमूर्ति मैंने बहुत डिटेल्स में डिस्कस कर दिया है लर्नर्स। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिसके थ्रू मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जो न्यू लर्नर्स है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले बहुत न्यू वीडियो आने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।